स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। मेरी इस आज की ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन। जैसा कि इस टॉपिक का नाम बता रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन यानी दिन के समय श्वसन की क्रिया होना। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इसके विपरीत सामान्यतः श्वसन की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और उसमें ऑक्सीजन का अवशोषण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। श्वसन की ये क्रिया यानी ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो हम उसे कहते हैं प्रकाशीय श्वसन। प्रकाशीय श्वसन की हिस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहले ओटो वारबर्ग ने 1920 में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रयोगों में ये देखा कि वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देती है। ठीक है, तो वातावरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर रही है, उसको इनहिबिट करती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन का ये संदमन जो कार्य होता है वो प्रभाव वारबर्ग इफेक्ट कहलाता है। संदमन प्रभाव या कार्य नहीं होगा यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का ये संदमन, ऑक्सीजन जो इसको रोक रही है, कम कर रही है फोटोसिंथेसिस को, उसे वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो वारबर्ग इफेक्ट क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर इनहिबिट हो जाती है, संदमित हो जाती है, उसे हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद मैक्लियस्टर ने और मायर्स ने 1940 में ऑक्सीजन की विभिन्न सांद्रताओं पर प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन कर वारबर्ग के परिणामों की पुष्टि की। श्वसन प्रक्रिया में अवशोषित ऑक्सीजन और विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के आधार पर यह पाया गया कि C3 पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की दर अंधकार की अपेक्षा दुगनी होती है। तो उन्होंने C3 पौधों में देखा, C3 पौधे वो पौधे जिनमें केल्विन साइकिल प्रमुखता से पाई जाती है। C3 पौधों में प्रकाश की उपस्थिति में श्वसन की दर अंधकार की अपेक्षा दुगनी होती है। हालांकि श्वसन की इस क्रिया में भी वायवीय श्वसन के समान ऑक्सीजन अंतर्ग्रहित की जाती है, यानी उसका इंटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, परंतु इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है और इस प्रकार के श्वसन को उन्होंने प्रकाशीय श्वसन कहा। यानी ओटो वारबर्ग ने वारबर्ग इफेक्ट जरूर बताया, लेकिन उन्होंने उसको फोटो रेस्पिरेशन नाम नहीं दिया। तो फोटो रेस्पिरेशन नाम दिया मैक्लियस्टर और मायर्स ने। उन्होंने उसको प्रकाश की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को प्रकाशीय श्वसन कहा। यानी प्रकाश की अधिक तीव्रता, ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता, उच्च तापमान में C3 पौधों की मीजोफिल कोशिकाओं में प्रकाशीय श्वसन की दर असामान्य रूप से अधिक होती है, जबकि C4 पौधों में प्रकाशीय श्वसन तुलनात्मक रूप से बहुत ही कम होता है। ये मैक्लियस्टर और मायर्स के द्वारा बताया गया। इसके बाद ऑर्गन और बॉव्स ने 1971 में प्रकाश संश्लेषण पर ऑक्सीजन के संदमनकारी प्रभाव को स्पष्ट किया। उनके अनुसार, यानी ऐसा क्यों होता है, ये इनके द्वारा बताया गया। किसके द्वारा? ऑर्गन और बॉव्स के द्वारा।
उन्होंने क्या बताया कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसे रूबिस्को कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। रूबिस्को एंजाइम जो होता है ये राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के कार्बोक्सीकरण को उत्प्रेरित करता है। ये C3 साइकिल में बताया था। रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और PGA बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है, ठीक है। यानी रूबिस्को एंजाइम की डुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है तो ये कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी करता है, और अगर ऑक्सीजन की अधिकता होती है तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एंजाइम है। तो ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन, अभी इससे पिछली स्लाइड में मैंने ये बताया कि ऑक्सीजन की अधिकता होने से फोटोसिंथेसिस संदमित हो जाती है, फोटोसिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तो वही चीज़ इन्होंने कहा कि ये क्यों होता है, इसके क्यों फोटोसिंथेसिस संदमित हो जाती है, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ना करके वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करने लगता है ना, ऑक्सीजनेशन करने लगता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजनेज की भांति कार्य करता है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से राइबुलोज बाइफॉस्फेट के जुड़ने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। तो RUBP के ऑक्सीकरण व कार्बोक्सीकरण से क्रमशः फास्फोग्लाइकोलिक एसिड और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का निर्माण होता है। ये मैंने पहले भी बताया था। PGA कब बनता है, जब ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है, यानी वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड से को बाइंड करता है। और फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड कब बनता है, जब रूबिस्को एंजाइम RUBP ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है। तो ये दो अलग चीज़ें हो गई। एंजाइम सेम है, लेकिन उसकी एक्टिविटी अलग अलग हो गई। तो ऑर्गेन और बाउज ने क्या बताया, ऑर्गेन और बाउज ने रूबिस्को की डुअल एक्टिविटी के बारे में बताया। तो ये हिस्ट्री थी फोटो रेस्पिरेशन की। अब फोटो रेस्पिरेशन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म। फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में निर्मित होते हैं। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का उपापचय केल्विन चक्र द्वारा होता है, जबकि फॉस्फोग्लाइकोलेट का उपापचय ग्लाइकोलेट साइकिल के द्वारा होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है फोटो रेस्पिरेशन की, ये 3 ऑर्गन में कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कोशिकांग जो हैं, 3 कोशिकांग जो हैं, इनमें जब संपन्न होती है। जबकि अगर हम सामान्य श्वसन की बात करते हैं तो सामान्य श्वसन जो होता है वो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट और पैरोक्सिसोम्स का कोई रोल नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से ये जो प्रकाशीय श्वसन की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाशीय श्वसन 3 कोशिकांगों में कंप्लीट होता है। अगर इनमें से कोई भी एक भी स्टेप मिस हो जाता है तो ये पूरा श्वसन की क्रिया नहीं होती, ये पूरी साइकिल नहीं चलती है। इस श्वसन को फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन या PCO साइकिल भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण, यानी दिन के समय हो रही है कार्बन, तो ये प्रक्रिया PCO भी, ये साइकिल PCO भी कहलाती है। इसकी क्रियाविधि का अध्ययन हम निम्न प्रकार के चरणों में करते हैं। अलग अलग स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, यानी जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप से ये स्टार्ट होता है, जिसके अंदर राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट जो होता है रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम करता है, और 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है ना। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ
ग्लाइऑक्साइलिक एसिड NH2O2। तो ये जो पहली प्रक्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। फिर ये दूसरी प्रक्रिया, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जो होता है ये दोनों परऑक्सीसोम्स में होते हैं, और बाकी के ये तीनों स्टेप्स जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए वापस ये परऑक्सीसोम्स में होते हैं। ठीक है, वापस रिपीट करती हूँ मैं। पहला जो स्टेप है ये क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में संपन्न हुआ। फिर जब ग्लाइऑक्साइलिक एसिड का फॉर्मेशन और ये H2O2 का निर्माण और ग्लाइसिन का निर्माण, ये दोनों प्रक्रिया परऑक्सीसोम्स में होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीरिन, सीरिन का जो निर्माण है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो गई यानी कार्बन डाइऑक्साइड का बनना यहाँ पर हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर बाकी के ये वापस स्टेप जो होते हैं ये परऑक्सीसोम्स में होते हैं, और अंत में जाकर ये फिर वापस क्लोरोप्लास्ट में जाकर संपन्न होती है। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से वापस परऑक्सीसोम और अगेन क्लोरोप्लास्ट। तो ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट होती है। तो इस साइकिल को साइकिल के फॉर्म में मैं आपको समझाती हूँ इस चित्र के द्वारा, जिसमें आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट है, परऑक्सीसोम है और माइटोकॉन्ड्रिया। और ये तीनों ही ऑर्गन, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको कि फोटो रेस्पिरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, तीनों ही उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। तो ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता पर रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की भांति काम करता है, और ये क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित RUBP है ना, राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के साथ मिलकर फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और फॉस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण करता है, यानी फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण करता है। तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट विफॉस्फोरीकरण द्वारा ग्लाइकोलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आप क्लियर देख पा रहे हैं, ये RUBP यहाँ पर ऑक्सीजन वाली एक्टिविटी, यानी ये तो C3 साइकिल यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की अधिकता हो गई, और एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को, किसका निर्माण हो गया, फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड और PGA। ठीक है, और C3 साइकिल में केवल PGA का निर्माण होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या होता है, विफॉस्फोरिलीकरण। अभी मैंने बोला डीफॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फोरस बाहर निकलता है। एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉस्फेटेज एंजाइम काम आता है, और किसका निर्माण हो जाता है, ग्लाइकोलेट का। PGA जो होता है ये तो वापस C3 साइकिल में यूज हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। अब ये ग्लाइकोलेट प्रवेश कर जाता है कहाँ पर, परऑक्सीसोम्स में। ठीक है, तो परऑक्सीसोम्स में दूसरा स्टेप, जैसा कि अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया, दूसरा स्टेप संपन्न होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्साइलिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलेट जो होता है अब वापस ऑक्सीजन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंजाइम कौन सा है, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो एंजाइम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। तो ग्लाइकोलिक एसिड यानी ग्लाइकोलेट या ग्लाइकोलिक एसिड क्लोरोप्लास्ट से परऑक्सीसोम्स में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर ये ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लाइऑक्साइलिक एसिड और हाइड्रोजन परऑक्साइड में बदल जाता है। ग्लाइऑक्साइलेट एसिड या ग्लाइऑक्साइलेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और ये परऑक्सीसोम्स की, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है इसका बाद में क्या होता है, कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये वापस वाटर और ऑक्सीजन में टूटता है, और वो ऑक्सीजन फिर यह वापस काम आती जाती है। वापस दोहराती हूँ, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो कैटालेज एंजाइम,
है ना। कैटालेज एंजाइम जो होता है, कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और ये ऑक्सीजन वापस इस प्रोसेस में काम आ जाती है। तो इस तरह ग्लाइकोलेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड किससे बन रहे हैं? ग्लाइकोलिक एसिड से या ग्लाइकोलेट से। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का तो अभी मैंने बता दिया कि ये वाटर और ऑक्सीजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन वापस यहाँ पर काम आ गई। अब ये जो ग्लाइऑक्साइलिक एसिड है या ग्लाइऑक्साइलेट है, ये ग्लाइऑक्साइलेट एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एमिनो एंजाइम के प्रेजेंस में किसमें एमीन ग्रुप यहाँ पर जुड़ता है और किसका निर्माण कर देता है? ग्लाइसिन का। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? परऑक्सीसोम्स में। तो परऑक्सीसोम्स में ये स्टेप कंप्लीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। ठीक, अब इस ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल, है ना, जो प्रोसेस चल रहा है उस ग्लाइसिन के जो हैं वो दो मॉलिक्यूल्स प्रवेश कर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रियन में आ गए। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से वापस अमीन ग्रुप बाहर आ जाता है, डीएमिनिफिकेशन की क्रिया होती है। एंजाइम जो काम आता है वो ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर काम आ रहा है। डी कार्बोक्सिलेज क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है और ऑर्गेनेल कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक सामान्य श्वसन में भी क्या होता है? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है, तो हम उसको सामान्य रेस्पिरेशन कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जब यूज हुआ और रिलीज यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हो गया, तो ये श्वसन की क्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आकर कोशिकाओं में फिर आगे फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो ग्लाइसिन से डीकार्बोक्सिलेशन की क्रिया हुई तो वहाँ पर NAD एक्टिवेटर के रूप में यूज होता है और हाइड्रोजन को ग्रहण करने का काम करता है। तो इस तरह सीरिन का निर्माण हो जाता है, यानी ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल, ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल सीरिन का एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सब पूरी प्रक्रिया क्या 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 होती है? डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, अमीन ग्रुप भी बाहर आ जाता है, NAD हाइड्रोजन भी बाहर निकलती है, NAD उसको ग्रहण करता है, NADH का निर्माण करता है और एंड प्रोडक्ट जो बनता है उसका सीरिन बनता है। अब इस सीरिन का काम होता है वापस परऑक्सीसोम में इसका प्रवेश होता है। तो नेक्स्ट स्टेप आता है, उस नेक्स्ट स्टेप के अंतर्गत वापस फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी पाइरुवेट और ग्लिसरिक एसिड का निर्माण होना। तो ये सीरिन जो है वो प्रवेश कर रहा है, यहाँ पर परऑक्सीसोम में आ गया। परऑक्सीसोम में एंजाइम कौन सा काम आ रहा है? ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है। तो सीरिन जो होता है वो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इसमें भी रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे? हाइड्रोजन जो है वो ग्रहण की जाती है यहाँ पर NADH से और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट रिडक्टेज एंजाइम काम आता है ना। रिडक्शन का प्रोसेस जो होता है, हाइड्रोजन का एडिशन जो है वो रिडक्शन कहलाता है, अपचयन हो रहा है, अपचयन कहलाता है, और हाइड्रोजन का निकलना हम उसको ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ अपचयन हो रहा है, एंजाइम हाइड्रोक्सी पाइरुवेट काम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सी वापस मैं बोलती हूँ, सीरिन से ट्रांसफरेज एंजाइम से सीरिन से ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोक्सी पाइरुवेट का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से हाइड्रोजन जो है वो निकलता है, हाइड्रोजन जो है
यहाँ पर अपचयन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जो है वो निकल रहा है, तो यहाँ पर NaDH से हाइड्रोजन निकल कर NAD का निर्माण हो रहा है, और इस हाइड्रोजन को कौन ग्रहण कर रहा है? हाइड्रोक्सी पायरुवेट या हाइड्रोक्सी पायरुवेट एसिड। ठीक है, तो ये रिडक्टेज क्रिया हो गई हाइड्रोक्सी पायरुवेट एंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, और निर्माण हो गया ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड का। ठीक है, तो ग्लिसरिक एसिड यहाँ बन गई, और ये ग्लिसरिक एसिड फिर कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई? इसका ट्रांसफ़र वापस क्लोरोप्लास्ट में हो गया। यानी प्रोसेस आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला ये साइकिल है, क्लोरोप्लास्ट से पैरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया से अगेन पैरोक्सिसोम, और पैरोक्सिसोम से वापस क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो ग्लिसरिक एसिड जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में, ये हरित लवक में पहुंच जाता है, और ये यहाँ से ATP से फॉस्फेट ग्रहण करता है और ADP में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ट्राई से डाई में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मैंने पहले भी आपको बताया था, जहाँ ATP यूज़ होती है तो काइनेज एंजाइम काम आता है। तो ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ पर PGA का निर्माण हो जाता है, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहाँ काम आ जाती है? C3 साइकिल में। तो ये C3 साइकिल में प्रवेश कर जाती है, और ये यहाँ पर शर्करा का C3 साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? शुगर मॉलिक्यूल का निर्माण करना। तो ये शुगर मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेती है। तो इस प्रकार प्रकाश श्वसन में तीनों ही कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपस में इंटर रिलेटेड होकर एक ग्लाइकोलेट साइकिल को पूर्ण करते हैं। तो हम जब फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम फोटो रेस्पिरेशन की साइकिल को ग्लाइकोलेट पाथवे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।